तो टाइप्स लिख लिए थे क्या? दोनों का नाम इंटरमोलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, इसमें लिखो, दोनों का डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाँ, लिखो डेफिनेशन। इंटर में पहले लिख लेना, इट इज द bond formed between two different molecules. It is the bond intermolecular का लिख रहे हैं ना, intermolecular. It is the bond formed between two molecules intermolecular hydrogen bonding. It is a bond formed between two different molecules of the same or different compounds. Of the same or different compounds. Of the same or different compounds. एक तो HF का हमने देखा ही था कि HF में H being more ये less electronegative, getting a partial positive charge. Chlorine being more electronegative, getting a partial negative charge. और ऐसे ही दूसरे HF के साथ भी क्या बनेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लाइक दिस। इसी को बोल रहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये दो मॉलिक्यूल के बीच में। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि लेट्स से वाटर, है ना, और लेट्स से HF, है ना, यहां पे भी पॉसिबल है H और F के बीच में, अगर ये दोनों आसपास रहेंगे। मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल होने चाहिए, वो एक जैसे सब्सटेंस के भी हो सकते हैं या अलग अलग सब्सटेंस के भी दो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, कई बार किसी चीज की सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है कि एक पर्टिकुलर चीज सॉल्युबल हो रही है पानी के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज हो सकता है वो पर्टिकुलर चीज आपके पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही होगी। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ओके। तो दो रीजन अपन एक देखे, एक की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होने के कारण वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, और दूसरा सॉल्युबिलिटी के भी कई बार रीजंस ये होते हैं कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए वो पानी में सॉल्युबल है। ठीक है, ओके। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल hydrogen bond in case of HF molecule, hydrogen bond in case of HF molecule, HF molecule, कॉमा, ये तो HF के बीच में हो गया। एक एग्जांपल और लिखना कॉमा डाल करके, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। अल्कोहल एंड वाटर आपस में मिसिबल है, दीज आर मिसिबल लिक्विड्स, तो उसका रीजन भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलो सेकेंड लिख लो, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइफन डाल के लिखो, इट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम, इट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम, it is formed when hydrogen atom is in between the, it is formed when, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिख रहे हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it is formed when hydrogen atom is in between two highly electronegative atoms, two highly electronegative atoms, two highly electronegative atoms present within the same molecule, present within the same molecule, present within the same molecule। ठीक है,
इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको, हम बनाए थे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, है ना। तो एग्जांपल लिख लो उसका, सीधा वो उसका स्ट्रक्चर ही बना लो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। ये बेंजीन रिंग बना लेना, एक कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लगा लेना और एक कार्बन पे OH ग्रुप। ठीक है ना, देखो ये हाइड्रोजन है, ये किन दोनों के बीच में है, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में है, एंड बोथ दी ऑक्सीजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पे बना लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसका नीचे नाम जरूर लिखना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, नोट। The isomer of orthonitrophenol, the isomer of orthonitrophenol, the isomer of orthonitrophenol consists of intermolecular hydrogen bonding, consists of intermolecular hydrogen bonding, consists of intermolecular hydrogen bonding। और वो आइसोमर क्या है इसका, पैरानाइट्रोफिनॉल। एक डायग्राम बना भी लेना, वैसी बेंजीन रिंग बनाएंगे वापस से, एक ग्रुप, एक कार्बन पे नाइट्रो, एक कार्बन पर OH, और इसका नाम लिख लेना पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ऊपर वाला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में बनेगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्योंकि वो दोनों आजू बाजू में ही है तो वहां पर बन जाएगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो इसी में एक पॉइंट लिख लेना नीचे, और इसी नोट में ही नीचे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका ज्यादा होगा, हाँ पैरानाइट्रोफिनॉल वाले को, है ना। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल इज ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, एक और एक हिंट डालना, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम लिख लिए थे, है ना, और एनर्जी लेवल डायग्राम भी देख लिया था। दो सीक्वेंस लिखे थे हमने एनर्जी के, फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एक लिखा था हमने, और बाकी रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए एक अलग ऑर्डर था, थोड़ा सा चेंजेस के साथ। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिराइव करेंगे, स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, और मैग्नेटिक नेचर, ये तीन इंफॉर्मेशन भी हम निकाल रहे थे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, या मॉलिक्यूलर ये एनर्जी लेवल डायग्राम से, या फिर मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, उसके शेप भी बनाते हैं, जैसे कि हमने और एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप देखे थे कि एस का शेप स्फेरिकल है, टी का डबल डम्बल है। तो जब ये लोग कंबाइन कर रहे हैं, एक एस और दूसरा एस कंबाइन कर रहा है, तो किस टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, नाम वही है हमारे, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। और आपको याद है ना कि हमने इनको बनाया कैसे था, LCAO से। क्या था LCAO का मतलब, व्हाट वाज LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जहां पर जब दोनों के वेव फंक्शन ऐड हो रहे थे तो इट वाज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसका शेप कैसा रहेगा, और अगर सब्ट्रैक्टिव नेचर है तो उसका शेप कैसा रहेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो इन्हीं के शेप्स बनाने हैं अपन को। ठीक है, तो नीचे लिखना, atomic orbital 1s, atomic orbital 1s
atomic orbital 1s combines with another 1s, combines with another 1s to give to give to give two new molecular orbitals, two new molecular orbitals. दोनों के नाम लिख देना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s. ठीक है, इन दोनों का डायग्राम बना लो. ये माइनस लिखना एक बार, और एक बार ऐसे ही दोनों के बीच में प्लस लिखना. यही दो तरीके से, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी. ये आपके सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s का शेप. 2s भी ऐसी रहेगा, बस साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जैसा शेप 1s का है स्फीयर, वैसी तो शेप 2s का भी है स्फीयर. तो बस साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे इसका और इन दोनों का, तो हमारा सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s का शेप आ जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट लिखते हैं 2pz वाले का. लिखेंगे 2pz combines with 2pz, 2pz combines with 2pz, 2pz combines with 2pz to give two new to give two new molecular orbital, to give two new molecular orbital. नाम लिखना दोनों के. ये भी सिग्मा वाले ही है ना, सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz. बना लो डायग्राम. एक एडिटिव वाला और एक सब्ट्रैक्टिव वाला. जो बीच में डॉट दिख रहा है ये न्यूक्लियस है ना. अगेन ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2pz एंड 2pz, सिग्मा 2pz. ये कंबाइन हो रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि यहां पर एक बीच में नोडल प्लेन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0. ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और लिखते हैं. 2px 2py में कोई एक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही साइड वाइज ओवरलैपिंग एक जैसे ही करेंगे. तो नीचे लिख लेना 2px combines with another 2px, 2px combines with another 2px to give two new molecular orbital, to give two new molecular orbital. और उनके नाम लिख लो. ये वाले पाई होंगे है ना, पाई 2px एंड पाई स्टार 2px. और सेम तरीके से 2py भी कंबाइन करेगा, तो कोई एक का बना करके अपन छोड़ देते हैं.
बस 2p वाले को तो अपन थोड़ा टिल्ट कर देंगे, है ना, उसकी एक्सिस थोड़ी अलग रहेगी, पर करेगा वो भी किस टाइप की ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, डन। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इतना ही हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, है ना। एक क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ what is the total number of sigma and pi bonds, what is the total number of sigma and pi bonds in the following molecules, in the following molecules। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.28, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करनी है, करो उसको एक बार। जिनका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। बन रहा है वो सिग्मा पाई वाला। आप स्ट्रक्चर बना के देखे हो, ये C2H2 क्या है हमारा, इथाइन, एंड C2H4 इज इथीन। तो इथाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C होता है और एक एक H दोनों के पास। तो अब देख लो कितने सिग्मा कितने पाई हैं, इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड बन रही है, सिग्मा। तो ये एक सिग्मा हो गया, ये भी एक सिग्मा हो गया, और इन तीन में एक सिग्मा है, दो पाई है। ठीक है, तो एक ये सिग्मा हो गया, तो टोटल तीन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स इन फर्स्ट इथाइन। ये समझे क्या, किससे बना था पहला, बन गया था, पीछे आप दोनों हाँ कि ना, क्यों। भी ट्राई करो। हुआ क्या,
कौन सा? देखो जब, देखो हमने इसका जब वो पढ़ा था ना, हाइब्रिडाइजेशन करके देखा था हमने कि कार्बन जब भी ट्रिपल बॉन्डेड रहता है ये sp हाइब्रिडाइज रहता है। कैसा रहता है? sp हाइब्रिडाइज्ड। तो स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करते हैं अपन। C2H2 कैसे बनाते थे, ध्यान देना कि ये रहा एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ये रहा दूसरा sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो सॉरी, यही एक ही sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ये रहा दूसरा। ठीक है, ये एक कार्बन है जो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये दूसरा कार्बन है जो sp हाइब्रिडाइज्ड है। अभी भी दोनों कार्बन के पास 2p बचे हुए जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए, तो वो अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में होंगे। अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में का मतलब क्या है कि उनका जो शेप है वो फुल्ली डम्बल होगा, फुल्ली डम्बल होगा, फुल्ली डम्बल होगा, फुल्ली डम्बल। तो ये क्या बना है अभी तक? अभी तक ये बना हुआ है ऐसा। तो ये दोनों के बीच में साइड, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो सिग्नल जो बॉन्ड बन रही है वो कौन सी होती है? सिग्मा। ठीक है, अब इनके 2p हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं, ये आपस में किस टाइप की ओवरलैपिंग करेंगे? p और p, ये देखो pz आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकते हैं, है ना, बट px py py ये लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, लाइक दिस। तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनी पहली पाई बॉन्ड, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनी दूसरी पाई बॉन्ड। तो ये रहा 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, अभी ये बचे हैं ये वाले, तो वहां दोनों क्या आ जाएंगे हमारे? एक H का s ऑर्बिटल, ये दूसरे H का s ऑर्बिटल, तो ये सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड होगी ना टोटल। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये समझो कि जिस भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो कौन सी बॉन्ड होगी? सिग्मा। जहां डबल बॉन्ड आपको दिख रही है वहां पर एक सिग्मा है और एक पाई है, और अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रही है तो वहां पर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये C2H2 देख के समझ जाना चाहिए था कि ये इथाइन है। इथाइन मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला, और C2H4 क्या होता है? इथीन। इसी में अगर मैं क्वेश्चन एक और दे देता, C2H6, इसका स्ट्रक्चर बनाओ कैसा होगा पहले? C2H6 बनाए। क्या है ये, नाम क्या है इसका? ये इथेन है ना? क्या है? इथेन। 2 कार्बन ऐसे हो गए और बाकी 6 हाइड्रोजन ऐसे, सारी की सारी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। कितनी होगी टोटल सिग्मा बॉन्ड? 7 सिग्मा बॉन्ड्स। और इसका बताइए C2H4 का? 5 सिग्मा 1 पाई, हाँ, 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड्स। समझे क्या? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है आपसे। ये 4.30 है, इसके एक छोड़ के क्वेश्चन 30, विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय C एटम्स इन द फॉलोइंग। अगेन कार्बन कार्बन जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन जहां आपको डबल बॉन्ड दिखेगी वहां पे कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और अभी ट्रिपल बॉन्ड वाला अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। कहने का मतलब जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन अपने आप को कुछ इस तरीके से बना लेता है, अपने आप को वो sp3 हाइब्रिडाइज कर लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको पता है कि उसको 4 बॉन्ड बनानी है अलग अलग एटम के साथ, तो 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस तरीके से बना लेंगे, ये बन गया हमारा CH4। अगर आपको ऐसे ही C2H6 बनाना है, इथेन, वो भी तो आपका एल्केन का ही सेकंड मेंबर है ना, वहां पे 2 कार्बन लेने पड़ेंगे। ये रहा एक कार्बन विथ इट्स टेट्राहेड्रल शेप, ये रहा दूसरा कार्बन विथ इट्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बन गया सिग्मा बॉन्ड, सी बॉन्ड सी। बचे 3, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6, ये जो अभी आपने बनाया था इथेन।
समझे? तो जहां पे भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, वहां पे कार्बन इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। डबल बॉन्ड के केस में हमने कैसे देखा था कि ये रहा एक कार्बन विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये रहा दूसरा कार्बन विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। वन 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनार। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, तो ये बन गई सिग्मा बॉन्ड दोनों के बीच में। एक पी अभी भी बचा है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो रहा ये वाला पी। तो ये दोनों बना लेंगे पाई बॉन्ड। अब बचे दो, ये बना लेंगे 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो जहां कार्बन डबल बॉन्डेड है वो कार्बन कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और सिंगल वाले का तो अभी बनाया था मैंने, sp वाले का ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है सबके स्ट्रक्चर्स पहले। तो ये तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख रही है अपन को, तो ये दोनों कार्बन कैसे होंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना? आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कार्बन की हर एक स्ट्रक्चर में। हर एक स्ट्रक्चर में जितने भी कार्बन हैं आपको बताने हैं वो सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो पहला वाला क्लियर है, दूसरा वाला बताइए। तीन है ना, तो सब तीनों का बताना है ना हमको। आप पहले तो नंबर दे दो कार्बन को, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, और ये कार्बन नंबर 3 है। तो ये कार्बन नंबर 1 डबली बॉन्डेड है तो sp2। कार्बन नंबर 2 भी डबली बॉन्डेड है, sp2। कार्बन नंबर 3 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन 1 इज sp2, सॉरी, कार्बन 2 is also sp2 hybridized, कार्बन 3 is sp3 hybridized। सी का देखो स्ट्रक्चर कैसा बनता है। हाँ जी, दोनों देखो स्ट्रक्चर बना के देखो, ये रहा कार्बन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन्स। अरे हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना। ठीक है, ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे कर दो, फिर OH है तो OH के साथ सिंगल बॉन्ड ऐसा, सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन। तो दोनों क्या होंगे आपके? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या आपका इसका नाम पता है क्या? IUPAC? अच्छा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये बता दो एटलीस्ट। अल्कोहल है ये, तो फिर ये क्या था? ये एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में क्या होता है देखो, वो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है ना, तो तीनों सिंगल बॉन्ड हो गए। या क्या चौथा बॉन्ड? अब ये कार्बन के साथ H और O है। अगर ये ऐसा ही होता जैसे कि ये है, तो फिर तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो ये क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल ही बनाता है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड बना ली इसने, तभी भी एक बॉन्ड कम दिख रही है हमको कार्बन की। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन हटा करके आप क्या कर दो, उसको भी कार्बन के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो COH में ना O के साथ H लगा रहता है, CHO में H और O दोनों C के साथ लगा रहता है। ये फर्क है दोनों में। आपको भले यहां पे भी CHO दोनों दिख रहा होगा, राइट, बट बॉन्डिंग में डिफरेंस है दोनों का। ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है। तो ये अगेन आपका sp3 और ये sp2। ठीक है, यहां बताओ कैसे बॉन्डिंग होती है। अगेन पहला वाला C कुछ इस तरीके से रहेगा, CH3, फिर ये वाला C हो गया। अब बचा OOH, एक डबल बॉन्डेड O और एक सिंगल बॉन्डेड OH। अगेन ये sp2 एंड दिस इज sp। ठीक है, कई बार आप ऐसे भी देखोगे कि कार्बन दोनों तरफ डबली बॉन्डेड है।
ये वाला बीच वाला कार्बन देखो, इस केस में अब आप इसको sp2 मत बोलना, ये sp होगा। क्या होगा ये? क्योंकि लीनियर ज्योमेट्री बना रहा है, देखो ये लीनियर ज्योमेट्री किसकी बनती है? sp की। समझ रहे हैं क्या? तो ये चीज एक बार ध्यान रखना है ना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वाले और हाइब्रिडाइजेशन वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 एंड 30 वो एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में देखे थे, जैसे मैंने आपको वो N2O2 O2 प्लस एंड O2 माइनस लिखवाया था ना, उनके बॉन्ड ऑर्डर निकालना, उनकी स्टेबिलिटी बताना और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना। हमने इस टाइप का क्वेश्चन और किया था, वो था O2 प्लस O2 माइनस एंड O2 माइनस, देखे थे, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें हमको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एनर्जी लेवल डायग्राम हम नहीं बनाएंगे अनटिल एंड अनलेस इट इज आस्क्ड। अगर आपसे सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख करके भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। देखिए आपको बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या चाहिए? आपको नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख करके भी मिल जाएंगे। नो नीड टू ड्रॉ दैट बिग डायग्राम, और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि यूज एमओटी, है ना, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करके बताना है। यूज एमओटी, क्वेश्चन लिख लो, use MOT to explain why Be2 molecule does not exist. Use MOT to explain why Be2 molecule, Be2 beryllium, why Be2 molecule does not exist. तो MOT से अपन एक ही तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाय शोइंग कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। अगर आप शो कर दिए कि बॉन्ड ऑर्डर Be2 का 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड बनी नहीं रही है, तो काय का Be2। समझ रहे हैं क्या? तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारा? Be इज एटॉमिक नंबर इज 4, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 1s2 2s2। अगर आप इसका मॉलिक्यूल बनाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप Be2 बनाते हो, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बैठाने हैं आपको, तो कहां कहां बैठाओगे? सबसे पहले आता है सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है और नंबर ऑफ एंडिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 4 है। तो एन बी यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 4 एंड Na number of anti-bonding electron is equals to 4. Therefore, bond order half into Nd minus Na, which is 4 minus 4 by 2, 0 by 2 is 0. Therefore, Be2 does not exist. ऐसे आप किसी को भी इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट, Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ठीक है ना? तो देखो हमारी वीबीटी थ्योरी अलग कंसेप्ट से बॉन्ड फॉर्मेशन सिखाती थी। वो ये बोलते थे कि हाफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विथ ईच अदर। तो अगर इसके थ्रू कुछ समझाने बोलेगा तो अपन अलग तरीके से समझाएंगे कि वाई He2 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पर दोनों के ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हैं, दोनों He के ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हैं, तो दे कैन नॉट ओवरलैप। क्योंकि वीबीटी के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग किसकी होती है? जो ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होते हैं, और ये दोनों ऑर्बिटल्स तो फुल्ली फिल्ड है, तो नो ओवरलैपिंग, सो नो बॉन्डिंग। तो एक क्वेश्चन और लिखना, ऐसा ही लिखो, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, ये फॉर्मेशन समझाना है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, explain the formation of H2 molecule on the basis of VBT. Explain the formation of H2 molecule on the basis of VBT. तो आपको उसका फॉर्मेशन समझाना है, तो आप क्या लोगे? दोनों HH 1s1 ले लो, तो दोनों के ऑर्बिटल बना दो कि दोनों के ऑर्बिटल हाफ हाफ फिल्ड है, फिर उनको पास ला करके ओवरलैप करवा दो, ठीक है, बना लो।
हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपके बुक में ही 25 एंड 26, ये दोनों को देखते हैं। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 25 4.25, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, describe the change in hybridization, describe the change in hybridization of the aluminium atom, of the aluminium atom, of the aluminium atom in the following reaction, in the following reaction, in the following reaction, रिएक्शन लिखिएगा, AlCl3 plus Cl minus gives you AlCl4 1 minus, AlCl4 1 minus, ठीक है। ये रिएक्शन हुआ है, तो आपसे ये बोल रहा है कि एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन यहां क्या थी, क्या रिएक्शन होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई है क्या, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो ऐसा ही कुछ अपन ने ना अमोनिया का भी पढ़ा था, आपको याद दिलाता हूं मैं कि NH3 है ना, में जब एक H प्लस ऐड हुआ था तो हमारा NH4 1 प्लस बन गया था, और दोनों की ज्योमेट्री में फर्क है। NH3 की ज्योमेट्री कैसी थी, पिरामिडल, याद है, बट जब उसके साथ H आकर के एक और जुड़ गया था तो इसकी ज्योमेट्री हो गई थी टेट्राहेड्रल। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, तो यहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन अलग हो जाती है और यहां पे आने के बाद हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। सेम काम यहां पे भी होगा एल्यूमिनियम के साथ। आप पहले एल्यूमिनियम का वो लिखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Al का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना कैसा होगा, लिखो 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने होंगे देखो, 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है। आगे 3s2 और कितना बचा, 10 12 हो गए ना, 3p1, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। पर ये किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा स्टेट का, ग्राउंड स्टेट का, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखो एल्यूमिनियम वहां पे 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है या ना, बट क्या यहां पर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या, तो क्या करेगा S3s वाला, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3p में जाएगा, ठीक है। जा सकता है ना, जैसे कार्बन में जाता है, ताकि कार्बन के 4 हाफ हो जाए और वो चारों हाफ मिलकर के 4 हाफ से ओवरलैपिंग करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, ऐसे ही यहां पे भी होगा। तो अब आप किसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या हो जाएगी, एक S और 2p इन्वॉल्व होंगे, समझ रहे हैं क्या। तो नीचे लिखना इन AlCl3, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद है ना, ग्राउंड के बाद आप लोग ये एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे। क्या लिखोगे एक्साइटेड स्टेट में, 3s1 3p1 3px1 लिख लेना एंड 3py1 लिख सकते हैं ऐसे भी ब्रेक करके। तो इन AlCl3, इन AlCl3 hybridization of aluminium is sp2, यहां तक क्लियर है। नाउ AlCl4 बनाने के लिए एक बॉन्ड और बननी है, यानी कि यहां पे अब आपका 3pz भी इन्वॉल्व हो जाएगा इन बॉन्डिंग। तो नीचे लाइन में लिखना in AlCl4 1 minus, in AlCl4 1 minus, in AlCl4 1 minus, the empty 3pz ऑर्बिटल, भले वो खाली है ना, बट जरूरी नहीं कि वो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेने के लिए, हमने एक कंडीशन लिखी है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो इन AlCl4 minus the empty 3pz orbital is also involved, is also involved, is also involved, full stop. So the hybridization is sp3,
So the hybridization is sp3 and the shape is tetrahedral. And the shape is tetrahedral. इसके पहले AlCl3 का शेप कैसा था? ट्राइगोनल प्लेनार. ठीक है, जस्ट लाइक BF3 बोरॉन के जैसा एल्यूमिनियम है और फ्लोरीन के जैसे Cl है. ठीक है, ओके. ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4.26 लिखिए. क्वेश्चन 4.26 वहां भी ऐसे ही होता है. लिख रहा है क्वेश्चन, इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, is there any change in the hybridization of, is there any change in the hybridization of B and N, boron and nitrogen? Is there any change in hybridization of B and N, boron and nitrogen, as a result of the following reaction? As a result of the following reaction. As a result of the following reaction. Reaction लिखेंगे BF3 plus NH3 gives you, ऐसा डॉट करके लिखना, ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है. BF3 और NH3 के बीच में कुछ इस तरीके से देखो. BF3 को नाइट्रोजन के पास है ना लोन पेयर, वो अपना लोन पेयर यहां पे देता है इसको. जस्ट लाइक जैसे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अभी अमोनिया लोन पेयर अपना H+ को दे रहा था ना, वैसे इसके पास भी तो ऑक्टेट की कमी है. देखो ये BF3, AlCl3 ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप के मॉलिक्यूल है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. तो यहाँ ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे और इसके पास लोन पेयर है. तो जैसे NH3 ने अपना एक लोन पेयर H पॉजिटिव के साथ देख करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाई थी, इन द सेम वे यहां पर भी दोनों के बीच में क्या बन रही है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, तो ये ऐसा बना लेना, नीचे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा लिख करके नीचे ऐसा कुछ बना लो. नीचे लिखना, अगर आप चाहो तो यहां पे ऐसा लिख लेना कि क्या बन रही है ये? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वही जिसमें शेयर्ड पेयर किसी एक का होता है उसी को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, ये लिखने के बाद नीचे लिखना इन BF3 B is sp2 hybridized. In BF3 B is sp2 hybridized, and in NH3 N is sp3 hybridized. N is sp3 hybridized. In BF3 B is sp2 hybridized, and in NH3 N is sp3 hybridized. After the reaction, next step में after the reaction hybridization of B changes from, after the reaction hybridization of B changes from sp2 to sp3. sp2 to sp3. Hybridization of B changes from sp2 to sp3. ठीक है, चलिए एक लास्ट टॉपिक डालना, हेडिंग डालना एक. हाँ लिखिए, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड. कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड. कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड. इसका मीनिंग समझते हैं, इस टर्म का मीनिंग क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड. हमने ये पढ़ा है कि कोवेलेंट बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर होता है. कैसे? भले कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है तो आयंस बनते हैं ना, जिसने लूज किया वो पॉजिटिव, जिसने गेन किया वो नेगेटिव. यहां तो शेयरिंग हो रही है, बट उसके बावजूद भी हमको अगर याद हो तो H को एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन को एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलता था.
ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब आप ये सोचिए कि कोवेलेंट बॉन्ड के पास आयनिक कैरेक्टर था, नॉट एवरी कोवेलेंट बॉन्ड बट होता है, जैसे कि इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है आयनिक कैरेक्टर, बिकॉज ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड एक जैसे एटम के बीच में बन रही है, तो इनके बीच में कोई भी आयनिक कैरेक्टर नहीं है। बट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में, इन कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में आयनिक कैरेक्टर होता है। तो अब आयनिक बॉन्ड को यह लगा कि जब कोवेलेंट बॉन्ड ने मेरा आयनिक कैरेक्टर लिया है, तो मैं भी अपना कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर लूंगा, बदला ले रहा है वो। तो अपन ने जो हेडिंग लिखी है उसका मतलब क्या है कि आयनिक बॉन्ड के पास कोवेलेंट कैरेक्टर है। ये क्यों हो रहा है? मतलब Na ने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Cl को दे दिया, तो अब तो Na प्लस हो चुका है एंड Cl माइनस हो चुका है, करेक्ट? तो कायदे से Na प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो तो दान कर चुका है। कितनी बुरी बात है ना, दान करने के बाद वापस लेना, इससे अच्छा तो दिए क्यों थे। पर ठीक है, तो अब क्या होगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। इसको कहेंगे अपन कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और इसको दिया था फैजेंस ने, तो आपने जो भी लिखा है ना उसके ब्रैकेट में लिख लो फैजेंस रूल। फैजन है ना, साजन नहीं है, फैजेंस रूल, ठीक है। फैजेंस रूल, इसमें हाइफन डाल के लिखो, just as covalent bonds have some partial ionic character, just as covalent bonds have some partial ionic character, ये अपन पुराना वाला लिख रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट बॉन्ड पोलार होती हैं, कुछ नॉन पोलार होती हैं। पोलार वाली के पास आयनिक कैरेक्टर है, नॉन पोलार वालों के पास आयनिक कैरेक्टर नहीं है, पर कुछ के पास तो है। तो ये अपन लिख रहे हैं कि जस्ट एज द कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, कॉमा आयनिक बॉन्ड आल्सो हैव पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड आल्सो हैव पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर। ionic bond also have partial covalent character, ठीक है। मतलब एक शेयर करने के बाद खींच रहा है और एक लूज करने के बाद खींच रहा है, ठीक है। मतलब दोनों तरफ धोखा हो रहा है, ठीक है। फुल स्टॉप। The partial covalent character of ionic bond was discussed by the partial covalent character of ionic bond was discussed by Fagans in terms of following rules, in terms of following rules, in terms of following rules. हाँ लिखो फर्स्ट रूल, द स्मॉलर द साइज ऑफ cation, the smaller the size of cation and the larger the size of anion, cation जितना छोटा हो, anion जितना बड़ा हो, the smaller the size of cation and the larger the size of anion, comma, the greater the covalent character of ionic bond. 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 इसका तो ये समझना, देखो एक LiCl आयनिक बॉन्ड बनाया है और एक NaCl ने आयनिक बॉन्ड बनाया। ध्यान से समझना दोनों का मतलब, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, राइट। लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो लिथियम बन गया 1+, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन बन गया 1-। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो बन गया Na+, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो बन गया Cl-। करेक्ट यहां तक, ठीक है। अब सोचिए कि साइज किसका छोटा है लिथियम और सोडियम में? लिथियम का, राइट। लिथियम ऊपर है, सोडियम उसके नीचे, पोटेशियम और उसके नीचे, KCl भी बनता है। तीनों ही आयनिक कंपाउंड्स है ना, तीनों में एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दूसरे ने गेन किया है, ये आयनिक बॉन्ड बन चुके हैं, बट इनके अंदर पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। उसका कारण है कि ये जो एटम है
पॉजिटिवली चार्ज है, ये अपने इस नेगेटिवली चार्ज आयन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। तो समझिए कि क्लोरीन ये है, ये उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो लिथियम ने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी है, ठीक है। सोडियम भी वही काम करेगा, बट जस्ट बिकॉज लिथियम थोड़ा छोटा है तो उसका न्यूक्लियस ज्यादा पास है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के, ये थोड़ा बड़ा है तो इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा दूर होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। पोटेशियम और बड़ा है, तो जितना छोटा होगा ना कैटायन उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। समझ रहे हैं कि ये भी अपन ने एक पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है आपने, स्मॉलर दी साइज ऑफ कैटायन, तो तीनों में सबसे छोटा कैटायन कौन है, लिथियम। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इन तीनों में कंपेयर करो कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो होगा LiCl, सेकेंड में आएगा NaCl, थर्ड में आएगा KCl, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कैटायन को कांस्टेंट रखते हैं, Na के साथ हम बॉन्ड F की बनाते हैं, Cl की बनाते हैं, Br की बनाते हैं और I की बनाते हैं। अब कैटायन सब में बराबर है, सेम साइज का है, पर एनायन सबसे बड़ा कौन है इनमें, आयोडीन। अरे ये ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ता है ना, तो ये सबसे छोटा है, ये बड़ा है, ये और बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास है इसके, इसलिए सेकेंड पॉइंट हमने उसी में क्या लिखा है, द लार्जर द साइज ऑफ एन आयन। समझ गए, कैटायन छोटा होगा, पोलैरिटी मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, एन आयन जितना बड़ा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन, the greater the charge on the cation, the greater the charge on the cation, comma, the greater the covalent character of ionic bond, the greater the covalent character of ionic bond, the greater the covalent character of ionic bond। इसका पॉइंट समझ में आया क्या, देखो तो जो NaCl है एंड MgCl2 है, लगभग Na और Mg में ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं है, ये आजू बाजू वाले तो है, Mg होगा भी तो एकदम स्लाइटली स्मॉलर होगा सोडियम से, देखिए अपन पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम छोटा होने लगता है, तो पर ये बगल में ही है ना जस्ट इसके, तो होगा भी तो छोटा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, तो साइज ऑलमोस्ट सेम है, बट चार्ज में ये +1 होता है और ये +2, राइट सी बात है, +2 वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, वही हमने लिखा है कि द ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन द ग्रेटर विल बी दी कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये दो रूल यूज करके हम पैजेंस रूल के हिसाब से गिवन मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर सकते हैं इन दी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब आपको क्वेश्चंस कैसा आएगा इसमें, या तो पैजेंस रूल डिस्क्राइब करने आ जाएगा तो अपन इतना लिख देंगे कि पैजेंस रूल है क्या, इट डिस्क्राइब्स दी कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, पहला लाइन यही होना चाहिए, समझ रहे हैं क्या। देखो आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी है, बट उसके कोई रूल नहीं होता, उसमें बस ये है कि अगर दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, देयर इज अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो पोलर बॉन्ड बनाएंगे, उनमें पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, और अगर उनके बीच में पोलैरिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो वो एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये इसके पास आयनिक कैरेक्टर नहीं है, इनके पास आयनिक कैरेक्टर है, और इनके आयनिक कैरेक्टर को दिखाने के लिए अपन क्या देखते थे, डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा आयनिक होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए रूल है कि कैटायन का साइज छोटा है तो दैट पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी मोर कोवेलेंट देन दी सेकेंड वन, अगर एन आयन किसका बड़ा है तो वो कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, दोनों कंपाउंड में जिसके कैटायन का चार्ज ज्यादा है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो इसके लिए, ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 18 है, 19 है, 4.19 क्वेश्चन लिखेंगे, अरेंज दी बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ, arrange the bonds in order of increasing ionic character increasing ionic character in the following molecules, in the following molecules in the following molecules, लिखो हाइफन डाल के मॉलिक्यूल्स के नाम, एक है आपका LIF, दूसरा है
K2O, तीसरा हो जाएगा आपका N2 नाइट्रोजन। ये तो प्योर कोवेलेंट है, ये लोग आयनिक है ना, ये तो कोवेलेंट होता है। फिर है कि आपका SO2, ये भी कोवेलेंट है। एंड थर्ड है आपका, लास्ट है ClF3, ये भी कोवेलेंट है। समझ रहे हैं? आपको बताना है कि इसमें सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसका होगा और सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का आयनिक कैरेक्टर इन तीनों से ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड्स कंपाउंड्स है, ये आपके दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। करेक्ट? तो आपको क्या पूछा है, व्हाट इज दी इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इन्हीं में होगा, यस और नो। पर इन दोनों में कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? हाँ, Li का कि K2O का? इन दोनों में जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा, राइट? राइट। तो अगर इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है फॉर एग्जांपल, इसका मतलब इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। करेक्ट? तो इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका आयनिक कैरेक्टर इससे कम है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। बिकॉज क्या होगा, देखो भले Ki और L में आपका K जो है वो बड़ा है ना, बट ऑक्सीजन और फ्लोरीन में आपका ऑक्सीजन छोटा है, ठीक है। तो K2O का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने वाला है, तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, ठीक है। एक सेकंड में उल्टा बोल दिया क्या, कैटायन छोटा होना चाहिए ना, कैटायन शुड बी स्मॉलर, तो उसके हिसाब से तो LiF का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सॉरी। तो इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है LiF का, तो उसके बाद आपका होगा K2O, और ये तीनों तो प्योर क्या है, कोवेलेंट है। तो सबसे कम आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, N2, क्योंकि वो दोनों ही किस टाइप के हैं, वो तो एकदम प्योर वो है ना, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर है तो आयनिक कैरेक्टर 0 है इसका, दोनों सेम है ना। देखो मैंने आपको बताया था ना कि इन दोनों का सेम है, तो इनके अंदर कोई आयनिक कैरेक्टर नहीं है, तो आयनिक कैरेक्टर 0। तो सबसे पहले यही आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो सबसे पहले क्या आने वाला है हमारा N2। अब इसके बाद देखो इन दोनों में कोई एक आएगा, समझ रहे हैं क्या? तो इन दोनों में देखो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। अगला आएगा हमारा SO2, फिर आएगा हमारा ClF3, फिर है हमारा पोटेशियम वाला, और सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा LiO में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अपन फैजन्स रूल से इसको लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, बस इतना ही हमारा केमिकल बॉन्डिंग में। नेक्स्ट क्लास से मैं रेडॉक्स चालू करूंगा, एक है ना, छोटा चैप्टर है, जल्दी करके अपन एक रेडॉक्स खत्म करते हैं, फिर थर्मो, या फिर अगर ऑर्गेनिक बोलोगे